हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फिर इसके बाद इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें होने वाली हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि जितनी भी हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं उन सारी चीज़ों की आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं चाय बनाना। जैसे मान लीजिए कि हमको चाय बनाना है, तो इसके लिए एल्गोरिथम क्या होगा, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे। जब पानी हमारा उबल जाएगा तो उसमें चाय की पत्तियाँ डालेंगे। उसके बाद उस पर चीनी और दूध मिलाएंगे और उसके बाद चाय को छान लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होगा किस चीज़ का, चाय बनाने का। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिथम। यानी कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ये एल्गोरिथम है। अब इसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर में एल्गोरिथम का कहाँ पर यूज होता है। तो देखिए उस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आप लोग प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम होता है। वहाँ भी ये भी एल्गोरिथम है, ये हमारी चाय के लिए है, लेकिन वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम के लिए। तो आई होप अब आप एल्गोरिथम समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दर्शाने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि इसमें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को लिखते हैं, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं। कैसे, क्या मतलब है इसका? तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं और उसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चाय वाली प्रॉब्लम में 4 स्टेप थे, तो हम लोग एक एक स्टेप को एक एक बॉक्स में रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में लिखेंगे फर्स्ट स्टेप को, जो कि था पानी को उबालना। उसके बाद सेकंड स्टेप को लिखेंगे दूसरे बॉक्स में, जो कि है चाय पत्ती को मिलाना। उसके बाद थर्ड स्टेप में लिखेंगे दूध और चीनी को मिलाना। और लास्ट में हमारा आएगा चाय को छानना। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि अब अगर कोई भी इस चीज़ को देखेगा, इन बॉक्सेस को देखेगा, तो वो समझ जाएगा कि सबसे पहले हमको ये करना है। फिर एरो बताएगी कि क्या करना है सेकंड नंबर पे, सेकंड वाली एरो बताएगी कि थर्ड नंबर पे जाना है, थर्ड वाली बताएगी कि फोर्थ पे जाना है। तो इस तरीके से वो पूरे प्रोसेस को समझ जाएगा कि पहला कौन है, दूसरा क्या है, तो वो अपने चाय को बना लेगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सा तरीके का बॉक्स किसके लिए यूज होगा, किस तरीके का बॉक्स किसके लिए यूज होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ये गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टार्ट लग गया है शुरू में और लास्ट में स्टॉप लग गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसको आसान तरीके से समझते हैं। लेकिन इन फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए पहले उन रूल्स को समझते हैं। एक एक रूल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप कोई भी फ्लो चार्ट बना पाएँ। और आपको बता दें कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए समझते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए उसमें यूज किए जाते हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स के लिए ही रूल्स हैं यहाँ पर, यानी कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से कोई मतलब है नहीं कि हम पूरी थ्योरी को लिखें, बाकी सारी चीज़ों को लिखें जिसका कोई काम नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों को एक फ़ोटो में समराइज करके हमने लाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज जिसमें आपको सारे डायग्राम दिख रहे हैं, सारे शेप्स दिख रहे हैं, उनका काम लिखा गया है। तो चलिए एक एक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कि किसका क्या काम होता है, ताकि आप सारे रूल्स को अच्छे से समझ जाएं।
तो यहाँ पर सबसे पहला शेप है ओवल शेप का। ओवल शेप का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। यहाँ पर लिखा है स्टार्ट या फिर एंड के लिए, तो एंड कह सकते हैं या फिर स्टॉप कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने चाय वाले डायग्राम में देखा था, चाय वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने स्टार्ट और स्टॉप लगाने के लिए दो ओवल शेप का इस्तेमाल किया था। तो स्टार्ट जब भी हम लोग करते हैं तो ओवल शेप से करते हैं, और जब स्टॉप करते हैं तभी ओवल शेप से करते हैं। ये आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड है एरो। एरो क्या करती है, जो एक दूसरे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि एक सिंबल है उससे दूसरा सिंबल है, तो उन दोनों के बीच कनेक्शन को बताता है कि किस तरीके से जो प्रोसेस है वो हो रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच रिलेशंस को बताता है एरो जो होती है। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होता है? पैरेललोग्राम होता है यूज इनपुट और आउटपुट के लिए। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोग्राम में हमको कोई चीज़ें इनपुट करनी है, कोई चीज़ें डालनी है, और बाद में हमको आउटपुट कोई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर जब एग्जांपल्स लेंगे, अभी हम लोग आगे समझेंगे, तो आपको इनपुट और आउटपुट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो कि है रेक्टेंगल शेप का। इसका नेम होता है प्रोसेस। इसमें अगर कोई भी हमको फार्मूला वगैरह लिखना होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैथमेटिक्स के भी प्रोग्राम बनाते हैं, फिजिक्स के भी बनाते हैं, तो अगर उसमें कोई भी फार्मूला लिखना हुआ तो उसका यूज करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो फार्मूला वगैरह लिखने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, या फिर कोई बात लिखनी है तो रेक्टेंगल का यूज करके उसको लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायमंड शेप का एक सिंबल। इसको हम लोग कहते हैं डिसीजन बॉक्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई शर्त लगाई जाती है। शर्त का मतलब जैसे कोई कंडीशन होती है कि यह चीज़ सही हो सकती है या फिर गलत हो सकती है, यस करें या नो करें, तो इसके लिए यूज किया जाता है ये जो डिसीजन बॉक्स होता है। तो आई होप आप इसके सारे वर्क को समझ गए होंगे। अब हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे, अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और सबका काम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब एग्जांपल्स लेते हैं, वहाँ पर एल्गो लिखते हैं, यानी कि एल्गोरिथम लिखते हैं, और उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है कि राइट एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को जोड़ने के लिए हमको एल्गोरिथम लिखना है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक एग्जांपल हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनको जोड़ने के लिए एल्गोरिथम लिखो और फ्लो चार्ट बनाओ। तो आप सोचिए कि दो नंबर को जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि एल्गो कैसे लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। तो आप सोचेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर दो नंबर्स को जोड़ने हैं तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, और आपको हम यहाँ पर बता दें कि आपका एल्गो अलग हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे का एल्गो अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एल्गो गलत नहीं होना चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का लैंग्वेज है इंग्लिश होती है, तो इस वजह से ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में ही एल्गो लिखेंगे, इंग्लिश में ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम थी दो नंबर्स को ऐड करना। तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि दो नंबर्स थे कौन। तो अगर हमको दो नंबर्स पता चल जाती हैं तो उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करके आंसर बता देंगे, ये स्टेप्स होंगे। लेकिन अगर हमको नंबर नहीं पता है तो उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि उसको मानेंगे, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, और उसके बाद उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, और उसके बाद उसको आंसर को बता देंगे। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। अब समझिए कि इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। एल्गोरिथम लिखने से पहले कुछ इसके बेसिक रूल हैं, उसको समझ लीजिए। देखिए, जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से कॉर्नर पे लिखते जाते हैं, और स्टेप 1 लिख करके एक एरो लगाते हैं, फिर जा करके आगे जो लिखना होता है उसको लिखते हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले स्टेप में, यानी कि स्टार्टिंग के स्टेप में हमेशा स्टार्ट द प्रोग्राम लिखते हैं या फिर स्टार्ट लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग उसको स्टॉप द प्रोग्राम या फिर स्टॉप लिखते हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप तो फिक्स रहेगा, बीच का अपना प्रोग्राम जो होगा उसको अलग अलग लिखेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा स्टार्ट। इसके बाद आएगा सेकंड स्टेप इनपुट फर्स्ट वेरिएबल। अब यहाँ पर इनपुट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो जब वैल्यू हमको पता नहीं होती तो हम वहाँ पर इनपुट का इस्तेमाल करते हैं लिखने में एल्गो को। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। इनपुट करेगा कोई तब जा करके हम उसको जोड़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर रखते हैं इनपुट फर्स्ट वेरिएबल। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आएगा इनपुट सेकंड वेरिएबल।
फर्स्ट वेरिएबल, फिर उसके बाद सेकंड वेरिएबल। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आएगा, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि सी को हम मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड सी इक्वल ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, यानी कि ए और बी को जब हम जोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम सी को प्रिंट कर दें, यानी कि ए और बी को जो जोड़ेंगे उसको नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से बता दें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट सी। प्रिंट सी का मतलब हुआ कि जो सी है उसको प्रिंट कर दो, उसको छाप दो, उसको बता दो। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ए प्लस बी। तो अगर आप अब सोचिए कि ए की वैल्यू आपने 5 रखी और बी की वैल्यू आपने 2 रखी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। तो अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आएगा 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो 5 और 2 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो अगले स्टेप में जब वो आएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट सी। प्रिंट सी का मतलब जो सी है उसकी वैल्यू क्या थी, 7। तो 7 को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जो हमारा ऐड है वो हो जाएगा। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यहीं पर अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू आप 10 रख देते हैं और बी की वैल्यू आप 5 रख देते हैं, तो अब क्या करेगा, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा, यहाँ पर आएगा सी के पास में। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे 10 और बी की रखेंगे 5, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर प्रिंट सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंट 15। तो 15 को प्रिंट कर देगा, प्रिंट छाप देगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर हमारा काम करता है। तो इसी तरीके से हमको एल्गोरिथम लिखना होता है। तो ये हो गया, और लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे स्टॉप। तो इस तरीके से इसका पूरा एल्गोरिथम हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आप इसका 50% भी समझ रहे हैं तो काफ़ी समझ रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं कि इसका हम लोग फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम हमने लिख लिया, अब फ्लो चार्ट इसका बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं उसी तरीके से फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। एल्गोरिथम को देख देख करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट के लिए हम लोग कौन सा शेप यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओवल शेप। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ओवल शेप। उसके बाद एरो को आगे बढ़ाएंगे, एरो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इनपुट अ वेरिएबल, यानी कि इनपुट फर्स्ट वेरिएबल ए। तो इसके लिए चाहे तो हम पूरा का पूरा लिख दें, या तो फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे इनपुट ए। तो इनपुट की बात आ रही है, तो इनपुट आउटपुट किस में लिखते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम में लिखते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे एक पैरेललोग्राम और उसके अंदर लिखेंगे इनपुट ए। ये हो गया सेकंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप है इनपुट सेकंड वेरिएबल बी। तो इसके लिए यहाँ पर भी इनपुट किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे एक पैरेललोग्राम ही, और उस पैरेललोग्राम के अंदर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इनपुट बी। आप पूरा भी लिख सकते हैं, इनपुट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ ऐड सी इक्वल ए प्लस बी, जो कि ऐड करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। तो फार्मूले वगैरह के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, उसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक रेक्टेंगल और उसके अंदर लिखेंगे सी इक्वल ए प्लस बी। आप पूरा भी लिख सकते हैं, ऐड सी इक्वल ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में है प्रिंट सी। प्रिंट सी का मतलब है, प्रिंट करने का मतलब होता है आउटपुट करना, बताना। तो यहाँ पर आउटपुट के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक पैरेललोग्राम और उसमें लिखेंगे प्रिंट सी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रिंट का मतलब प्रिंट आउट करना नहीं होता है। प्रिंट का मतलब उसको डेस्कटॉप पे बता देना, दिखा देना, सामने डिस्प्ले कर देना, ये प्रिंट का मतलब होता है। इसके बाद लास्ट स्टेप है स्टॉप। तो स्टॉप के लिए हम लोग बनाएंगे एक ओवल शेप और उसके अंदर लिख देंगे स्टॉप। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा और इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर 1 का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम, जो कि है राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको एल्गोरिथम लिखना है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो जिस तरीके से अभी हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम लिखे, सेम उसी तरीके से इसमें भी होंगे, बस जहाँ पर हमने प्लस लिखा था
ऐड लिखा था वहीं पर हमको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और मल्टीप्लाई लिख देना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, जल्दी जल्दी इसको समझिए। सबसे पहले स्टेप में आएगा स्टार्ट, उसके बाद लिखेंगे इनपुट वेरिएबल ए, उसके बाद लिखेंगे थर्ड स्टेप में लिखेंगे इनपुट सेकंड वेरिएबल बी, उसके बाद आएगा फोर्थ स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाई सी इक्वल ए इंटू बी। और यहाँ पर आपको बता दें कि इंटू के लिए हम लोग स्टार लगाते हैं छोटा सा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आप लगा सकते हैं लेकिन छोटा सा स्टार लगाते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंट सी या फिर हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्ले सी, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे लास्ट में स्टॉप अगले स्टेप में। तो इस तरीके से इसका एल्गोरिथम हो जाएगा। और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं ये बना हुआ है आपका फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से इसका फ्लो चार्ट भी होगा और एल्गोरिथम भी होगा। तो इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना के लिए और डिवीजन यानी कि भाग के लिए भी लिख सकते हैं। तो आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आइए इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो एग्जांपल्स लिए उसमें डिसीजन बॉक्स नहीं था। तो अब हम लोग ऐसे एग्जांपल्स को ले रहे हैं जिसमें डिसीजन बॉक्स का यूज आएगा। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि 2 नंबर्स हैं और उसमें से बताना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो चलिए इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा स्टार्ट, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा इनपुट अ वेरिएबल ए, क्योंकि हमको 2 वैल्यूज़ माननी होंगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में आएगा इनपुट अ वेरिएबल बी, हमने एक वेरिएबल ए माना, हमको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हमने एक बी माना, यानी कि एक नंबर हमने ए मान ली, एक नंबर हमने बी मान ली। अब इसी का कंपैरिजन करेंगे। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आएगा, थर्ड स्टेप में क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेक ए ग्रेटर देन बी, यानी कि हमने ये लिख दिया कि जो ए है वो बी से बड़ा है। हमने ऐसा लिख करके चेक करने के लिए डाल दिया। अब कंप्यूटर उसको चेक करेगा। अब चेक करेगा तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो यह चीज़ सही हो, यानी कि ये जो बात लिखी है कि जो ए है वो बी से बड़ा हो, या तो यह सही हो, ठीक है, बड़ा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये गलत हो। 2 ही चीज़ हो सकती है। तो अगर ये सही होगा तो हम लोग क्या डिस्प्ले कर देंगे, ए डिस्प्ले कर देंगे कि जो ए है वो बड़ा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग अपने एल्गोरिथम में क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग एक स्टेप बना करके लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे स्टेप नंबर 5 और इसमें लिखेंगे कि इफ़ स्टेप 4 इज़ ट्रू, यानी कि अगर स्टेप 4 सही है देन प्रिंट ए, यानी कि तब हम लोग क्या कर देंगे, ए को प्रिंट कर देंगे, ए को छाप देंगे, ए को डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ गलत होती है तो हम क्या करेंगे, बी को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एल्स प्रिंट बी। एल्स का मतलब होता है कि अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, बी को छाप देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एल्स प्रिंट बी। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे स्टॉप। तो इस तरीके से इसका पूरा एल्गोरिथम लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर इसका 50% भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छा है। अभी जब हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी और आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट हम लोग एल्गोरिथम को देख करके ही बनाएंगे। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक ओवल शेप। तो यहाँ पर बनाएंगे एक ओवल शेप, उसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है इनपुट अ वेरिएबल ए। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे इनपुट ए। उसके बाद फिर लिखा हुआ है इनपुट अ वेरिएबल बी, यानी कि दूसरी नंबर को इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे इनपुट बी। और आपको यहाँ पर बता दें कि आप एक साथ में भी लिख सकते हैं, यानी कि केवल एक पैरेललोग्राम बनाएं, वहाँ पर लिखें इनपुट ए कॉमा बी, ऐसा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ चेक ए ग्रेटर देन बी, यानी कि यहाँ पर चेक करना है कि ए है जो वो बड़ा है बी से। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी बड़ा हो। तो यहाँ पर कंडीशन लग रही है। तो कंडीशन के लिए हमेशा जब भी कंडीशन लगेगी वहाँ पर आएगा डिसीजन बॉक्स, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे एक डिसीजन बॉक्स। देख सकते हैं आप, ये डायमंड शेप का है, हमने एक डिसीजन बॉक्स लगा दिया। अब इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी। इफ़ का मतलब होता है यदि
ए बी से बड़ा है, इसके पूरे का मतलब हुआ कि यदि ए बी से बड़ा है तो। अब इसके बगल बगल दो चीज़ें निकलेंगी, एक एरो यस की और एक एरो नो की, यानी कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है अगर ये सही है तो इधर की तरफ आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, और अगर ये चीज़ गलत है तो प्रोग्राम इधर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यानी कि यदि ए बी से बड़ा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यस और यहाँ पर लिख देंगे नो। तो अब देखिए, अगर ये चीज़ सही होती है तो हमको क्या छापना चाहिए, अगर ये चीज़ सही होती है तो इसका मतलब है कि ए बड़ा है, तो हमको यस की तरफ क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हम यस को छापेंगे। तो यस को छापने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा छोटा सा पैरेललोग्राम और उसमें लिखना पड़ेगा प्रिंट ए, यानी कि अगर ये चीज़ सही है, यस है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट ए कर देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ गलत है, आप अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नो लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये चीज़ गलत है तो गलत का मतलब है कि ए बड़ा नहीं है तब बी बड़ा है, तो इसके लिए क्या छाप देंगे, तब इसके लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट बी, यानी कि अगर ये चीज़ सही नहीं है तो तुम बी को प्रिंट करोगे। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद इन दोनों को स्टॉप करना है, तो यहाँ से जो प्रिंट ए है और जो प्रिंट बी है, इन दोनों से एरो को लाएंगे और यहाँ पर स्टॉप लिख देंगे, यानी कि दोनों के लिए कॉमन एक स्टॉप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम होगा। तो आई होप आप इसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक दो बारी देखेंगे वीडियो को बैक करके पीछे करके, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहे इसके 3 एग्जाम्पल्स जिसके द्वारा हमने इसको बहुत अच्छे से समझा, लेकिन अभी हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तब जा कर के हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में ये तो नहीं हो पाएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, लगभग 30 से ज़्यादा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसमें जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं और जितने भी आपके लैब के क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक बाकी की वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।